हाय, वेलकम टू एक्सट्रीम वर्कप्लेस। आज फिर से एक ऐसे टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिकॉज वेन एवर वी स्टार्ट आवर बिजनेस, होता क्या है कि कई बार जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं ना, तो दैट टाइम ऐसा एक पीक पॉइंट आता है कि हम बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करने के कगार पे होते हैं, बट सडनली हम फेल भी हो जाते हैं। और जब हम फेल होते हैं तो बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड दैट्स टाइम हमें जरूरत पड़ती है इमोशनली इंटेलिजेंट होने की। आई थिंक आपको हिंट मिल चुका होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ में जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कोच है वो है लीना सुनेजा, जो हमसे बात करेंगे अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि कैसे हम, अगर एक फाउंडर है, हम एक सीईओ हैं, या हम एक मैनेजर लेवल पे वर्क करते हैं, या हमने खुद का अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज कर सके अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम उनसे ही बात करते हैं कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को हम यूज कर सकते हैं इसे बेस्ट वे में, ताकि हम अपनी लाइफ में वो ऊंचाइयां हासिल कर सके, वो बुलंदियां हासिल कर सके जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच लीना सुनेजा जी। लास्ट टाइम मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है ना, इम्प्रेस्ड, बिकॉज मुझे कई चीजें ऐसी मिली जो मुझे लगा कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा नीड है, ताकि लोग अपने आप को इमोशनली एक्सपर्ट बना सके। बिकॉज एज यू नो ना, होता क्या है कि हम जब बिजनेस को शुरू करते हैं तो दैट टाइम वी आर वेरी पैशनेट कि यार मुझे बस कुछ करना है, मुझे कुछ हासिल करना है और मैं बस करके रहूंगा। बट जब धीरे धीरे हम करना स्टार्ट करते हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, एम्प्लॉय के साथ में, लोगों के साथ में, या कस्टमर डीलिंग के साथ में, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज इमोशनल थिंग्स। बिकॉज बिजनेस हम करते किसके साथ है? लोगों के साथ, और लोग हमारे कस्टमर हैं, बट दे आर इमोशनल। और इसीलिए शायद बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी इमोशनल पिक पॉइंट्स को लेकर ही बनती हैं। और इसीलिए आज जितने भी, अगर आप वायरल एड्स देखते हो, तो सारे इमोशनल एड्स होते हैं। सो ज्यादा मैं आप क्या बताऊं आपसे इन सब चीजों के बारे में। आई थिंक यू आर द एक्सपर्ट पर्सन इन दैट। सो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की। आई थिंक ये हमारे लिए शायद बहुत एक लर्निंग फेज हो सकता है, क्योंकि हर किसी की जर्नी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल्स पे बेस्ड होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्यूचर की शुरुआत ऐसे करते हैं जैसे कि हमने कैरियर सोचा हो, बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमने सोचा कुछ और होता है और हम करते कुछ और है। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, एंड देन फिर हम बात करेंगे अबाउट बिजनेस, अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्सपर्टीज। Uh, Thank you so much, Anuj, for inviting me on your platform. And मुझे मैं अपने बारे में बोलूँ उसके पहले let me take this opportunity to say thank you to you that you're doing a wonderful job. आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो लोगों को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स को मोटिवेट करने का जो तरीका आपने अपनाया है is amazing, is really to be appreciated. इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। जितने भी आपके प्लेटफॉर्म पे स्पीकर्स आएंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे, उनसे इनको सुनने के बाद काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को एक्चुअली वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिलेंगे जो उनको चाहिए टू बी इन द बिजनेस एंड टू सी दैट बिजनेस ग्रोज। सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पहले तो। अब बात आती है मेरी, तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आई एम लीना सोनेजा, आई एम स्पीकर, author of 2 books which are available on amazon.com. I am a trainer and I have been in training industry for more than 5 years now. ट्रेनिंग इंडस्ट्री के पहले का शुरू करते हैं कि मैं क्या करती थी। सो आई वॉज इन टीचिंग इंडस्ट्री। आई स्टार्टेड माई करियर, मेरा करियर मैंने टीचिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट किया और मैं टीचिंग इंडस्ट्री में 15 साल रही हूँ। सो राइट फ्रॉम टीचिंग 11th एंड 12th टीनेजर्स से लेके मैनेजमेंट कॉलेज तक का जर्नी मैंने टेक ओवर किया with different positions in the school and the college. So each role जो मैंने किया स्कूल और कॉलेज में has given me lot of learnings. मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से। At the end I realized कि अब मेरे लिए ना, because I had a small baby, so it was becoming difficult for me to manage school, colleges and then home atmosphere also.
कुछ ऐसा करना था जिससे मैं ना अपना घर भी मैनेज कर सकूं और मैं काम पर भी, मतलब मेरा जो पैशन है टीचिंग, उसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो मैंने सोचा कि टीचर हूँ, बात बहुत अच्छे से करती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ, तो व्हाई नॉट टू गेट इनटू द ट्रेनिंग इंडस्ट्री। दैट गिव एन आइडिया टू मी कि मैं अपना अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूँ जहाँ पर मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, एम्पावर करूँ, that will be a fantastic idea, and that's the need of the hour. The kind of changes we are going through, the kind of changes are coming across, टेक्नोलॉजी चेंजेस, फिर ये पैंडेमिक, इतना सारा कुछ चेंज होता रहता है जिसकी वजह से हमारा मेंटल स्टेट कीप्स वेवरिंग, चेंज होता रहता है। इसको स्टेबिलिटी मिले, लोगों को, लोग यहाँ से कुछ सीख पाए, अपने आप में कुछ एक चेंज ला सके और कॉन्फिडेंस रह सके, सेल्फ एस्टीम हाई रहे, परसिस्टेंट रहे, डिटरमिन्ड रहे, ऐसा कुछ काम करूं जिससे लोगों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। So I thought, okay, let me start my journey by starting up with my own company, my own organization. और मैं अपना एक organization run करती हूँ जिसका नाम है Empowering Human Lives. Empowering Human Lives के अंदर में we conduct lot of trainings. बहुत सारी training programs मैं organize करती हूँ, बहुत सारे webinars organize करती हूँ, और इस स्किल को मैंने खुद भी डेवलप किया। Empowering Human Lives जब मैंने लॉन्च किया तो उसके पहले मैंने जो सर्टिफिकेशंस मुझे हासिल करने थे कंपनी को रन करने के लिए, NLP ट्रेनिंग किया, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेशन लिया, हैंड राइटिंग एनालिसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफोलॉजी, वो भी किया, बिकॉज ऑल दिस इज नीडेड। अगर आप साइकोलॉजिकली लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो आपके पास भी वो नॉलेज और वो आपने अपने लाइफ में यूज किया हुआ होगा, तभी आप लोगों को ट्रांसफॉर्म भी कर पाएंगे। मैंने बहुत सारा अपने आप पर भी अप्लाई किया, उसका मैंने रिजल्ट देखा, इफेक्ट देखा, एंड देन आई केम आउट विद ऑल दोस टूल्स एंड टेक्निक्स कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। और बिलीव मी, एक चीज मैंने सीखी कि सब कुछ हमारे पास है, एवरीथिंग वी हैव गॉट इनसाइड। हम एक्सटर्नल वैलिडेशंस ढूंढते हैं, बट वो एक्सटर्नल वैलिडेशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, माइंड इज a superpower that we have got. It's a treasure that we have got. It's only कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि आपके माइंड में इतनी सारी चीजें हैं कि आप अगर उसे एक्सप्लोर करेंगे और यूज करेंगे, वो ही काफी है आपको मोटिवेट करने के लिए। So this was a brief introduction how I started my company, my organization Empowering Human Lives, और उसके अंदर में हम ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के साथ चल रहा है, which is a big organization, as you know. It's related to it's close to Kiran Bedi ji's heart. It's an organization run by Kiran Bedi ji, and I'm really happy and obliged कि we are part of this. So we are training, हम teachers को train कर रहे हैं कि आपको emotionally intelligent कैसे होना है, जिसकी वजह से जब आप क्लासरूम में जाएं तो आप बच्चों के अंदर भी वो बदलाव ला सके, बच्चे भी इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहिए। बिल्कुल या बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं आपसे काफ़ी चीज़ें पूछना चाहता हूँ वैसे तो, क्योंकि जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, बट मैं आपसे बहुत ही फोकस डिस्कशन करूंगा ताकि जो हमारे यूजर्स हैं उन्हें एक रियल वैल्यू मिल सके, क्योंकि आप इतने सालों से टीचिंग इंडस्ट्री में हैं। इसके अलावा आपने कई सारे वेबिनार, सेमिनार एंड काउंसलिंग सेशंस लिए हैं। तो आपने क्या नोटिस किया जब आप फाउंडर से बात करती हैं, जब किसी स्टार्टअप से बात करती हैं, या किसी ऐसे कॉर्पोरेट पर्सन से बात करती है जिसका खुद का एक स्टार्टअप है, ठीक है, या अपनी कंपनी रन कर रहा है, बिकॉज आप भी एक फाउंडर हैं, आपने भी अपनी कंपनी शुरू की है, तो आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करें अपने लिए, अपने स्टार्टअप के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो उसे बेहतर कैसे वो यूज कर सकते? हाँ, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। तो लेट मी पुट इट अक्रॉस कि जब मैंने एज अ स्टार्टअप शुरू किया था मेरा एम्पावरिंग ह्यूमन लाइव्स, तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, एज यू टोल्ड, कि बहुत हम एंथुजियास्टिक होते हैं, चार्ज्ड अप होते हैं कि हाँ, हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन रन किया, शुरू किया है और हम इसको बिल्कुल सक्सेसफुल जर्नी की तरह ले जाएंगे। बट क्या होता है कि बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं, एंड it is extremely stressful, or entrepreneurs are likely to experience 50% more stress. Entrepreneurs जो होते हैं वो 50% more stress अंदर आ जाता है उनके, because
उनको खुद का कंपनी रन करना है, एम्प्लॉइज को हैंडल करना है, एक्सपेंसेस को मीट करना है और ये देखना है कि हर साल कंपनी प्रोग्रेस करे। तो एक ऑर्डिनरी जो सैलरीड पर्सन होता है उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रेस एक एंटरप्रेन्योर में होता है, बिकॉज वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है और उसको एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो उससे क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत आता है और मेंटल स्ट्रेस आता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर एक लोनलीनेस आ जाए। फिर आप इम्पोस्टर सिंड्रोम के भी विक्टिम हो सकते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब होता है कि नींद नहीं आना रात को, सिंपल वे में अगर इसे हम रखेंगे तो। आजकल के यूथ को तो वैसे भी नींद नहीं आती है, रात को वैसे ही नहीं सोते, तो उनके हाँ, लिए तो क्योंकि आई थिंक ये बात कहनी गलत हो जाएगी। क्योंकि आज का जो यूथ है, मुझे ऐसा लगता है अराउंड दे आर स्लीपिंग अराउंड 2-3 o'clock, रात के 3 बजे उनकी जस्ट उनकी रात होती है जब दुनिया जाग रही होती है, 4 बजे कई बार लोग सोते हैं। Absolutely, तो वो वैसे हाँ। इतने स्ट्रेस में बेचारे। लेकिन हम इसे स्ट्रेस नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस चीज को, तो एक सैलरीड पर्सन को ज्यादा स्ट्रेस है। अगर आप नोटिस करें, एक एंटरप्रेन्योर जो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन सैलरीड पर्सन तो 9 to 5 जॉब करके भी दुखी है, उसके बाद घर जाके भी परेशान है। तो तो ऐसे लोगों को अगर हम क्या कहेंगे, कितने सारे इश्यूज हो सकते हैं, डेफिनेटली इश्यूज होते हैं, एज यू टोल्ड कि बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि लोगों को कहीं ना कहीं टेंशन हो जाती है इमोशनली भी। तो यहाँ पर तो ये बात ठीक है, बट मैम ये कहना गलत होगा कि आजकल लोगों को नींद नहीं आती, नींद वैसे भी नहीं सोते लोग। नहीं, नींद नहीं आती का कहने का मतलब है कि एक तरह का सिंड्रोम होता है जो हमारे अंदर आ जाता है ओके। बिकॉज हम स्ट्रेस्ड हैं। अब आप सैलरीड हैं या आप एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही है तो इट कैन लीड यू टू डिप्रेशन, राइट? बिकॉज नींद पूरी नहीं होगी तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे साइकोलॉजिकल चेंजेस के साथ। और आप खुद सोचिए कि ये जो यंगस्टर्स की आप जो बात कर रहे हैं कि जो रात को सोते नहीं है और 4 बजे तक इनकी दुनिया चल रही होती है, ये जो यंगस्टर्स है इनका फोकस कहाँ पर है? वेयर इज द फोकस? व्हाट डू दे वांट इन देयर बिल्कुल। लाइफ? डू दे रियली आर फोकसिंग ऑन कि उन्हें क्या चाहिए? ये क्या चाहिए जो है ना, इसी वजह से वो नहीं सो रहे हैं। और हमें लग रहा है कि वो मतलब दे आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट और दे आर लिविंग देयर लाइफ, बट एक्चुअली उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, एग्री विथ यू। हमें जो नजर नहीं आ रहा है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ एन सिंड्रोम दैट गोज इनसाइड हमारे अंदर स्ट्रेस की वजह से। रात को नींद अगर आपको जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को काम करते हैं, राइट, जो कॉल सेंटर्स में है या जो जो नाइट बर्ड्स कहलाते हैं, जिनको रात में प्रोडक्टिविटी लगती है। हम हर किसी का अपना एक पीक टाइम होता है काम करने बिल्कुल। का। जैसे मेरा पीक टाइम है अर्ली मॉर्निंग, राइट? वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को काम करते हैं, पर जब वो रात को काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी नींद पूरी कर रहे हैं दिन में। जो हमें बोला गया है कि 7-8 घंटे आपके बॉडी को नींद चाहिए। अगर वो नींद नहीं मिलती है तो आप इम्पोस्टर सिंड्रोम के विक्टिम बनेंगे। और ये अगर ये सिंड्रोम के विक्टिम बन रहे हैं तो धीरे 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 इट विल लीड यू ग्रेजुअली, इट विल लीड यू टू डिप्रेशन, ओके। राइट? और एंटरप्रेन्योर्स को एक और चीज होता है, जब स्ट्रेस होता है तो लोनलीनेस फील होने लगता है, नींद नहीं आती, बहुत स्ट्रेस फील होता है एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप बर्न आउट भी हो, क्योंकि अंदर इकट्ठा हो रहा है और एवरीथिंग इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इनसाइड, प्रेशर, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन कि मैं अभी तक मेरा जो बिजनेस है वो अच्छा चल नहीं पा रहा है, या मैंने स्टार्टअप तो बहुत अच्छा किया बट लेकिन अभी मुझे दिक्कतें आ रही है, आई एम फेसिंग द रोड ब्लॉक्स एम्प्लॉय के साथ, सप्लायर्स के साथ, एंड इट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट? तो बर्नआउट भी उतना होने के चांसेस है। तो ऐसे में मेंटल वेल बीइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फाउंडर। आप स्ट्रेस जो इमोशन आपके अंदर आया है उसको आप मैनेज कर सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या इमोशंस अंदर आए हैं। आप उनको एक नाम दीजिए, बिकॉज नाम देना बहुत जरूरी है। अभी लोग है ना बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, जब वो ओवरवेल्म्ड होते हैं तो वो बोलते हैं एंशियस हूं मैं। बट ओवरवेलमिंग और एंजाइटी दोनों दोनों इमोशंस में फर्क है। तो ये इमोशन को नाम देना आना चाहिए आपको। अगर आप नाम दे पाएंगे ना तो आप उस इमोशन से हट पाएंगे, आप डिसएसोसिएट हो पाएंगे उस इमोशन से। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करिए, आप उनको मैनेज करने के तरीके आइडेंटिफाई करिए, उन्हें करिए और अपने इमोशंस को मैनेज करिए।
इससे क्या, ये कैसे होगा, पहले कैसे समझेंगे आप इसको, या अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका, आप अपने इनर नेरेटिव्स यानी इंटरनल डायलॉग, हमारे सबके अंदर एक छोटी आवाज है ना जो पॉप करके बाहर आती है जब हम कुछ काम करते हैं, तो वो बोलती है ना हमको कि करो नहीं करो, अरे तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तुमने तो कभी किया ही नहीं, कैसे करोगे तुम तो, तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हाउ विल यू डू दिस? सो इट टॉक्स अ लॉट विद अस, राइट? द इंटरनल डायलॉग हमारे अंदर जो चलता रहता है, इंटरनल डायलॉग को चेंज करने की जरूरत है। जब आप लो फील कर रहे हैं, जब आपके बिजनेस में आप लो चल, आवाज बहुत जोर से सुनाई देगी और ये बोलेगी कि नहीं कर सकते, आप मत करिए, बिकॉज इसको करने के लिए आपको डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में जाना पड़ रहा है। आप तो कंफर्टेबल थे ना पहले, तो आप वो कंफर्ट से हट के अब डिस्कम्फर्ट में जा रहे हैं। तो जब भी डिस्कम्फर्ट में जाएंगे ना, ये आवाज आपको बोलेगी, बिकॉज ये आवाज हमारे माइंड से आ रही है, और हमारे माइंड का मेन फंक्शन क्या है? हमें सर्वाइवल मोड में रखना। तो हमें सर्वाइवल मोड कब रहता है? जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। तभी जब हम डिस्कम्फर्ट जोन में जाने लगते हैं तो ये आवाज हमें बोलने लगती है, अरे क्या करने जा रहे हो, वो हमें अलर्ट करती है, एंड इट ट्राइज टू मेक अस फील कि मत करो मत करो। तब बिल्कुल करिए, तब बिल्कुल अपने इनर वॉइस को इम्पोर्टेंस नहीं देके डू दैट वर्क, बिकॉज सक्सेस जो है ना वो आपके डिस्कम्फर्ट जोन में ही आएगा। जब तक आप कंफर्टेबल हैं तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब आपको अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को अलाइन करने के लिए आपके आपके माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को अलाइन करना जरूरी है। आप इसको अलाइन कैसे करेंगे? बाय आइडेंटिफाइंग इमोशंस एंड बाय मैनेजिंग योर इमोशंस। ये बहुत जरूरी है। क्रिएटिंग अ कंपनी फ्रॉम नथिंग, राइट? हम जब कंपनी शुरू करते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम जीरो से शुरू करते हैं। एंड इट स्टार्ट्स विद हाई एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस बहुत है हमारे पास कि हमें कंपनी को ग्रो करना है। आज से लेके 5 साल तक मेरा कंपनी कहाँ पर जाएगा, कितना ग्रो करेगा। दीज आर ऑल हाई एक्सपेक्टेशंस दैट वी पुट अक्रॉस, एंड इट्स अ पाथ आउटसाइड द नॉर्म। हमने जो रास्ता चुना है दैट इज आउटसाइड द नॉर्म, which means कि entrepreneur takes more responsibility and accountability and loses peace of mind than a person who is in a steady job, right? Entrepreneur क्या कर रहा है? एक अलग तरीका अपनाया है, मुझे बिजनेस सेटअप करना है, तो मेरा पीस ऑफ माइंड तो एंड ऑफ द डे जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। कंपेयर टू कि जो जॉब में है, 9 to 5 में है, उनको पता है कि मैं 9 to 5 जॉब करूंगा, मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, पर 30th डे पे या फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ आई विल गेट माय सैलरी। एंटरप्रेन्योर को ऐसा नहीं है ना, सो ही हैज गॉन आउट ऑफ द वे टू ब्रिंग सम चेंज इन हिज लाइफ, to come out of that rut of 9 to 5 and do something on his own so that he can live his dream life. तो जब आपको ड्रीम लाइफ जीनी है तो आपको मेहनत भी तो उतनी करनी है, आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी भी उतनी लानी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक पैशन पैशन इतना ज्यादा होता है जिसकी अगर हम बात करें कि हम बस एक चीज सोचते हैं कि मुझे कुछ सालों में पैसा कमाना है, तरक्की करनी है, मुझे अपनी वो अचीवमेंट चाहिए जो मैं चाहता हूँ, एक ड्रीम लाइफ। और उस दौरान कई स्ट्रेस के फेज आते हैं, एज यू टोल्ड, कि लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होने लग जाता है कि हम शायद रातों को सो भी नहीं पाते, इतने स्ट्रेस में होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन अगला यहीं पर है कि वो स्ट्रेस तो आएगा। अगर मैंने एक जर्नी की शुरुआत कर दी है, चाहे मैं जॉब के लिए भी, जैसे आजकल हम जॉब सीकर्स की बात करें, जो लोग वेल क्वालिफाइड हैं, आपने सुना भी होगा कि पीएचडी कर रखा है लेकिन अप्लाई कर रहा है चपरासी की जॉब के लिए, प्रोफेसर की जॉब नहीं मिल रही, लेक्चरर की जॉब नहीं मिल रही, और बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे में एक तो वो लोग होते हैं जो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं एज ए स्टार्टअप, या फिर जो आप जैसे लोग होते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल प्रोफेशनल, वेल क्वालिफाइड, और फिर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, या फिर किसी की हेल्प करने के लिए एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं। बट अगेन, जैसा कि आपने कहा कि चाहे पैशनेट होकर के, चाहे फेलियर से, चाहे रिग्रेट में, चाहे किसी भी कारण से एक स्टार्टअप की शुरुआत होती है, लेकिन मोटिव एक ही होता है, या तो किसी की हेल्प करना,
या अपने ड्रीम को अचीव करना। बट जो उस दौरान इमोशनली हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसे हम कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल करें, कैसे उसके लिए हम एक बेहतर स्टेप्स फॉलो कर सकें, ताकि जब वो फेज आए, कभी भी हमारी लाइफ में आए, वैसे आना तो नहीं चाहिए बट ये आता है क्योंकि ये रियलिटी है, और रियलिटी का हमें सामना करना चाहिए। हम कितना भी दूर भागे कि मैं बहुत वेल क्वालिफाइड हूं, मैं बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, मेरे साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, बट होता है। क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब हम दूसरे के इमोशंस की बात करते हैं, लाइक एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, तो कई बार हमारे एम्प्लॉय हमारी बात को नहीं सुनते, तो हम एज अ फाउंडर अगेन स्ट्रेस में चले गए। कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर को बहुत अच्छा पिच करते हैं हमारा प्रोजेक्ट, बट कस्टमर उसे एंड मूवमेंट में मना कर देता है, कि बिकॉज रात तक तो वो कह रहा होता है कि हाँ मुझे आपका ये प्रोडक्ट चाहिए, बहुत बेस्ट है, बट अगले दिन कॉल आता है, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड दैट टाइम वी आर इन स्ट्रेस। होता है ऐसा, कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो, चाहे कोई इनर चाहे कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस के कोई भी इश्यूज हो, उन इश्यूज को हम इमोशनली इंटेलिजेंट बन करके कैसे अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके, एज अ मेंटोर, एज अ कोच, अगर हम आप हमें ऐसा कुछ बता दे जो इसके लिए बेहतर हो सकता है, या स्टेप बाय स्टेप हम इससे बाहर आ सके, तो आई थिंक बहुत सारे फाउंडर, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर जो जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं, उनको पता है प्रॉब्लम आएगी, बट दे आर जस्ट लाइक चलो मैनेज कर लेंगे यार, देखते हैं कि कुछ बेहतर कर सकते हैं। बट जब हमें कोई बताता है, व्हाट आई बिलीव, जब हमें कोई बताता है ना, जैसे कि आपने कहा कि हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे माइंड में होते हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस है, बट लेकिन जब हमें कोई कुछ कहता है, लाइक जब हम छोटे थे, तो हम एग्जामिनेशन में बैठते थे, तो हमारे टीचर हमसे क्या बोलते थे कि एक काम करना, वॉच लेके जरूर जाना, टाइम मैनेजमेंट जरूर करना, एक एक क्वेश्चन को जब करना जब टाइम के अकॉर्डिंग चले। तो जब भी हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते थे, हमारे माइंड में मैडम की आवाज ट्रिगर होती थी, अरे 2 मिनट हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 5 मिनट हो गया, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो ऐसे ही एक मेंटोर की, एक कोच की जो बातें होती है ना, जो आपने कहा दो माइंड होते हैं, अंदर की आवाज आती है कि तुम ये कर रहे हो, अपने कंफर्ट को छोड़ रहे हो, सर्वाइवल मोड से हट रहे हो, डिस्कंफर्ट में जा रहे हो। तो बचपन से ऐसा हमारे साथ में होता है आई थिंक। और हमें जब कोई मेंटोर, जब कोई कोच एक गाइडेंस देता है, एक चीज बताता है कि देखो इस चीज को आप ऐसे ओवरकम कर सकते हो, इस चीज को आप ऐसे शॉर्ट आउट कर सकते हो, तो वो बातें हम किसी भी सिचुएशन में रहें, कितने भी स्ट्रेस में रहें, कहीं ना कहीं हमारे माइंड को हिट करती है कि मैम ने ना वैसा कहा था, सर ने ना वैसा कहा था, वो जो पर्सन थे ना, उन्होंने ये कहा था कि इस चीज से ऐसे ओवरकम कर सकता हूँ। माइंड हमारा बहुत, जहां सर्वाइवल मोड पे है, मैं ऐसा मानता हूँ अटैक मोड में भी बहुत रहता है। और हाँ, और इसी कारण से शायद हम एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि हम भी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं। तो उस अटैक मोड को कैसे एक्टिवेट करें, उस माइंड को जो हमारे लिए सर्वाइवल मोड को ढूंढ रहा है, ऑफ कोर्स, तो अगर उसमें ये काबिलियत है कि हमें सरवाइव करने में बेस्ट बना सकता है, तो मेरा ये मानना है कि चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, कितने भी हम डेंजर सिचुएशन में हो, हमारा माइंड हमें सिखाई देगा कैसे सरवाइव करना है, बट उसे मैसेज देना पड़ेगा, उसे आइडियाज देने पड़ेंगे, उसे टिप्स देने पड़ेंगे। तो बेहतर आइडिया और बेहतर टिप्स क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने मुझे। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम देखें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में 5 डोमेन होते हैं जो हम पढ़ते हैं और जो हम अप्लाई करते हैं। तो पहला डोमेन है अवेयरनेस का, सेल्फ अवेयरनेस का। तो आप अपने इमोशंस के साथ पहले तो अवेयरनेस लाइए। दूसरा होता है सेल्फ मैनेजमेंट का। एक बार अवेयरनेस आ गई आपको कि मैं गुस्सा हो रही हूँ, एंगर एक इमोशन आ रहा है मेरे अंदर, तो आप उसे मैनेज कैसे करेंगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके तरीके ढूंढने हैं। उसके बाद होता है मोटिवेशन का। थर्ड डोमेन, थर्ड पिलर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन 2 तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। बट इमोशनल इंटेलिजेंस में ऐसा कहा गया है कि आप कोशिश करके इंटरनल मोटिवेशन को लाइए, अंदर से लाइए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि
हमारा मोटिवेशन छूट जाता है। जैसे आपने बोला कि मैंने अगर किसी का इंटरव्यू लिया है और वो बंदा या बंदी कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, सडनली कॉल आ जाएगा कि मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, तो हम लो फील करेंगे। हमें लगेगा मैं कहाँ से दूसरा एम्प्लॉई लाऊं एंड तो उस सिचुएशन में इंट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत रहेगी। अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि दूसरा बंदा ढूंढना है, तो चलो काम पे लग जाए, दूसरा ढूंढ ले, राइट। फोर्थ पिलर है सोशल रिलेशंस, या आप अपने रिलेशंस को कैसे मैनेज करेंगे दूसरे के इमोशंस को समझ के। सो आप अपना इमोशन समझ के आप दूसरे का इमोशंस भी समझेंगे, वहां से आपका रैपो बिल्डिंग होगा दूसरे के साथ, चाहे वो आपका एम्प्लॉय है, चाहे वो आपका सप्लायर है, क्लाइंट है, जो भी है। सो आप उस रैपो बिल्डिंग करेंगे और उनके इमोशंस को समझेंगे, तो यहाँ से सोशल रिलेशंस डेवलप होते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप अपने रिलेशंस को कैसे मैनेज करेंगे। सोशल आपने समझ लिया, दूसरे के इमोशंस को कैसे समझना है वो सीख लिया, फिर रिलेशंस को मैनेज करना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको खुद के साथ खुद के इमोशंस को भी समझना है, दूसरे के इमोशन को भी समझना है, और जब आप एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे तो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन, बिकॉज देन यू आर एट दैट लेवल, आप उस लेवल पर हैं जहां पर आप रिश्तों को पकड़ पाएंगे। और हमारा जो बिजनेस है ना, वो रिलेशंस पे चलता है। कस्टमर रिलेशन आप जितना अच्छा रखेंगे, उतना लंबा आपका बिजनेस चलेगा, उतना लंबा वो कस्टमर आपके पास रहेगा। दैट इज वाई हम ब्रांड लॉयल हो जाते हैं ना, चाहे वो छोटा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो, पर हम क्यों रहते हैं लॉयल? बिकॉज हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए, वो रिलेशन मिलता है, वो रिस्पेक्ट मिलती है, वो एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये सब कुछ आप इमोशनल इंटेलिजेंस में सीख सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, कि आप खुद से रिलेट होते हैं और दूसरों से भी होते हैं। अब आपने दूसरा भी बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि क्या टिप्स या क्या प्रैक्टिसेस एंटरप्रेन्योर्स अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से जो भी इमोशंस आए उनको, जो भी सिचुएशन में वो आए, पर फिर भी वो डिप्रेस ना हो और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें, ताकि वो हासिल करें जो उन्होंने सोचा है, राइट। तो मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ ना, जो जेन्युइनली मेरे लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आया है, आई विल शेयर दोज प्रैक्टिसेस। और ये प्रैक्टिसेस आपको डेली करनी है, तब जाके सी प्रैक्टिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस। कोई भी चीज अगर आप नियमित करेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे, तब वो परफेक्शन बनेगा। चाहे फिर जैसे हम स्कूल में छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, लिखिए लिखिए, आप एबीसीडी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, राइट। वैसे ही ये जो पॉइंटर्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, जो प्रैक्टिसेस मैं करती हूँ, वो मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ। एंड जैसे मैंने बोला ना, माइंड इज वेरी वेरी स्मार्ट एंड ही प्लेज ट्रिक्स विद अस। माइंड प्लेज ट्रिक्स विद अस। तो जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो बोलेगा अरे कुछ नहीं हो रहा है इससे, ये करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, आप जो करते हो वो करो ना, आपसे होता है तो करो, नहीं हो तो क्यों जा रहे हो आप इन सब में। Mind will play tricks from both the sides. उस टाइम पे you have to bring control in yourself and keep doing it. Persistence is the key to success. Persistently इन चीजों को करेंगे तब सक्सेस मिलेगी। तो पहला जो प्रैक्टिस है जो मैं रोज करती हूँ, वो है मैं अपने दिन का एक इंटेंशन बनाती हूँ कि व्हाट इज द इंटेंशन फॉर मी टुडे, हाउ आई वांट टू बी, हाउ आई वांट टू फील एंड वेयर आई वांट टू फोकस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप अपना एक इंटेंशन बनाइए कि आपको आज क्या करना है, क्या फील करना है, और आपका फोकस कहाँ पर है। आज एंड ऑफ द डे में जब आप सोने जाएंगे, तो आपने जो सोचा था वो हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ पर फेलियर आया, और अगर हुआ तो कल आप उसे और बेहतर कैसे करेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई एवरी टाइम एवरी डे आई डू। अब आप ये मेंटली भी कर सकते हैं और आप लिख के भी कर सकते हैं। जैसे मैं
बिकॉज हैंड राइटिंग एनालिस्ट हूँ, तो मैं जर्नलिंग में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मैं सुबह उठकर अपना जर्नलिंग करती हूँ, मैं लिख देती हूँ कि आज मुझे ये करना है, और एंड ऑफ द डे जाकर मैं अपना जर्नल ओपन करती हूँ और मैं टिक मार्क करती हूँ कि मैंने ये किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई हैव टू डू इट। दैट इज द फर्स्ट प्रैक्टिस आई डू। सेकेंड, मैं अपने जर्नी का जो प्रोसेस है ना, एवरी डे का जो प्रोसेस है, उसको मैं एंजॉय करती हूँ, उसको मैं सेलिब्रेट करती हूँ। आई डोंट वेट टिल द एंड टू गेट द आउटकम एंड देन सेलिब्रेट। मेरे छोटे छोटे विंस को भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ। जैसे आज अगर मैं बुक लिखना शुरू किया है और मैंने एक पेज भी लिख दिया ना, तो आई पैट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट दैट कि हाँ मैंने इतना तो कर लिया। दैट ब्रिंग्स द इंट्रिंसिक मोटिवेशन, राइट। कई बार क्या होता है कि दूसरे कर रहे हैं ना, उनको देख के आप मोटिवेट नहीं होते हैं, आपको टेंशन होने लगती है कि यार वो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उस टाइम पे एक तरीका बता दी हूँ, उस टाइम पे आप अपनी जिंदगी में पीछे जाइए और देखिए कि आपने क्या क्या अचीव किया है। जब आप ये देखेंगे क्या क्या अचीव किया है, तो एक पेज लिखना मुश्किल नहीं होगा। जो एक या दो बात भी ऐसी होगी जो आई थिंक ट्रिगर करने के लिए बहुत होती है, शायद 1-2 पॉइंट भी ऐसे हो बहुत 1 पेज के अंदर कि जो हमें ऐसा मोटिवेट कर दे कि शायद वो डीमोटिवेशन जो आ रहा है वो आएगा ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है, शायद अक्सर होता भी है लोगों के साथ। कई बार कई बार एक या दो मोमेंट्स हमारे लिए बहुत होते हैं, तो शायद हमें कहीं ना कहीं वो मोमेंट ढूंढने की जरूरत है। बिल्कुल सही। कुछ हाँ, ऐसे ऐसे कुछ है। ओके। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप अपने पास्ट में, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई अचीवमेंट हासिल ही हाँ नहीं किए हैं, बिल्कुल। आपने बहुत कुछ हासिल किया है। बस उनको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, टू ब्रिंग दैट इंटरनल मोटिवेशन। तीसरा, स्पेंड टाइम नोटिसिंग एंड जर्नलिंग व्हाट इज देयर इन योर माइंड। आपके दिमाग में क्या है उसको आप लिखेंगे ना जर्नल में, अपनी जर्नल बनाइए, जर्नलिंग करिए, उसमें सब कुछ लिखिए। बिकॉज लिखने से क्या होता है कि आपके अंदर जितने भी इमोशंस हैं वो सारे बाहर आते हैं, राइट। सब कुछ अगर हम यहाँ दिमाग में रखेंगे तो सोचिए हमारा दिमाग कितना भारी हो जाएगा, राइट। उसको बाहर निकाल दीजिए, पेपर पे लिख दीजिए, जो भी आप फील करें, चाहे आप सोते समय, सोने के पहले करें, टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, पर आप जर्नलिंग करेंगे तो आपको हल्का फील होगा और आपकी सारी जो फीलिंग्स है वो बाहर आ जाएगी। और जब हम लिखते हैं और आप उसे पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ और मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, इसकी बजाय मुझे ये सोचना चाहिए। अक्सर हम सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या व्हाई दिस थिंग हैपेंस टू मी। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस है ना, वो व्हाई से शुरू होते हैं, राइट। इसको रिफ्रेम करिए और क्वेश्चन शुरू करिए, हाउ कैन आई मेक माई डे बेटर, how can I start writing a book? How can I grow more in my business? जवाब इमीडिएटली नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल पूछने से दिमाग जवाब ढूंढना शुरू करेगा और आपके सामने वो चीजें लाएगा जिससे आपको वो आंसर्स मिले, आपकी कड़ियां एक दूसरे से जुड़े और आप आगे बढ़ सके। लेकिन why से पूछेंगे ना, तो वो आपको आगे नहीं ले जाएगा। Why puts you in the victim zone, in the reason zone। आप रीजन ढूंढते रहेंगे कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, पर हमें रीजन नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, वो पता है मुझे, लेकिन मुझे उससे आगे जाना है ना। तो आई नीड टू फाइंड आउट हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट। सो जस्ट आस्क। अगर आपको जर्नलिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं क्या जर्नल करूँ आज, तो जस्ट राइट दिस क्वेश्चंस। How can I grow further? How can I get more business? How can I get more clients? And leave it. At the end of the day आप वापस आएंगे और मुझे बोलेंगे, लीना मैम जवाब मिल गया था मुझे। It is so fair, क्योंकि यूनिवर्स ढूंढना शुरू करता है आपके आंसर्स और वो आपके सामने वो सारी चीजें लाएगा जिससे आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे। So these are certain things that I practice in my life। ये सारी चीजें मैं अपने लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ और अप्लाई करती हूँ, और जर्नलिंग ने बहुत फर्क लाया है।
मेरे लाइफ में, मतलब आई राइट डाउन एवरीथिंग एंड देन आई लीव इट टू यूनिवर्स टू शो मी द वे. आई ट्रस्ट डिवाइन, आई ट्रस्ट गॉड एंड देन आई लीव इट ओपन टू यूनिवर्स टू गिव मी द आंसर्स. सो हमारे ऊपर भी एक है जिनके ऊपर आपको एक ट्रस्ट डेवलप करना है कि अगर आज आप वो आपको यहाँ तक लाए हैं तो वो आगे भी ले जाएंगे. आप अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए. पुट ऑल योर 100% एफर्ट्स एंड देन वेट फॉर योर टर्न टू. बिल्कुल सही कहा आपने. कई चीजें ऐसी होती हैं हमारे साथ जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट करते हैं ना. लाइक जैसे कि आपने कहा कि जर्नल लिखना शुरू करो, आप कुछ पॉइंट्स को लिखना शुरू करो, अपनी सक्सेस की स्टोरी लिखना शुरू करो. हालांकि हमने इसे बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं. हमें कई बार लोगों ने बोला है, हमारे क्लास में भी बोलते थे कि अपनी एक डायरी लिखना स्टार्ट कीजिए. आप पूरे दिन में क्या करते हैं जो आपको मोटिवेट रख सके. लेकिन हमारी जो आदत है ना, हमारी आदत ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं बिगड़ गई है. हमने लिखना छोड़ दिया है. हम कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुके हैं. तो कंप्यूटर पे भी अगर हम लिखते हैं तो आई थिंक नोट्स हमारे पास ऑप्शन होता है, कीप नोट्स का ऑप्शन होता है, वहां पर हम लिख सकते हैं. मैंने तो एक आईएएस की एक जर्नी में पढ़ रहा था, तो वो तो पर्सन इतने ज्यादा पैशनेट थे अपने कैरियर को लेकर कि वो जहां भी जाते थे, इवन जब वो खाना खाते थे तो अपने आगे लिख कर रखते थे नोट्स की मुझे ये याद करना है. और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज को हम सुनते हैं. बट इनका मोटिव आई थिंक जो आप बता रहे हैं ना बिल्कुल सही है. जो हमारे अंदर की जो जो मेंटालिटी है उसे कन्वर्ट करना, हमें अंदर से मोटिवेट करना. बिकॉज हम बाहर से कई बार मोटिवेट भी हो जाते हैं, इंस्पायर भी हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होता है. लेकिन जब हम अपनी खुद की इंसिडेंट से, खुद की स्टोरी से, खुद के अचीवमेंट से मोटिवेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इमोशनली, अगर हम कहें इमोशनली इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट का लेवल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक सीढ़ियां जो चढ़ने का जो दौर है वो शुरू हो जाता है. और हम स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं उसी दौर पे पहुंचना शुरू कर देते हैं. और अपने इमोशंस को जहां हम समझते हैं, वहां हम दूसरे के इमोशंस को भी समझना स्टार्ट करते हैं. साथ ही हम ये भी समझते हैं कि क्या कारण थे. जैसे कि आपने कहा कि कारणों को हम जानते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. कई बार हमें बहुत सारे रीजंस पता होते हैं, बट हम फिर भी पूछते हैं भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. तो ये क्यों को हटा करके हमें यही सोचना चाहिए कि कैसे. और आई थिंक जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस बात को अपने माइंड में रखें कि कैसे करना है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स उसका सोल्यूशन भी होगा. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेंशन आ रही है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी हो. जैसे कि मैम ने अभी बताया कि लाइफ में आप जब हर छोटे छोटे मोमेंट्स को लिखते हो, अपनी खुद की डायरीज क्रिएट करते हो, आप इंसिडेंट को नोटिस करते हो कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. और आप ये समझ जाते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे होगा. और एक्चुअल में आप उस फेज को जी पाते हो जिस फेज में जो प्रॉब्लम आई थी उसका सोल्यूशन क्या होगा. आपने मूवी देखी होगी, एक मूवी बहुत फेमस है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो पर्सन अपनी हर चीज को पहले इमेजिनेशन कर लेता है. ठीक है, पहले जैसे ये एक इंसिडेंट शेरलॉक होम्स का भी है. वो पर्सन क्या करता है, उसमें वो जासूस होता है, डिटेक्टिव होता है, तो एवरीथिंग ही कैन इमेजिन कि अच्छा मुझे किसी से फाइट लड़नी है तो मैं ऐसे ऐसे फाइट लड़ूंगा, ये मुझसे ऐसे लड़ेगा और फाइनली ये रिजल्ट आएगा. वो ऐसे अज्यूम करता है. अगेन अगर वो किसी केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है कि अच्छा मैं ऐसे करने वाला हूं और ये इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, आउटपुट ऐसे आएगा, अब मैं इसको रियली ऐसे फेस आउट करूंगा. तो लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है. जब हम डायरीज लिखना स्टार्ट करते हैं, हमें पता होता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, अब इसका ये सोल्यूशन है, अब ये करना है तो इससे ये होगा. तो जो प्रैक्टिकल टिप्स आपने बताए, वो प्रैक्टिकल वर्ड मेरे मुंह से निकल गया. आई थिंक वो प्रैक्टिकल ही है. क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना अंदर से आवाज आती है, तो कोई और वर्ड में निकल के प्रैक्टिकल वर्ड निकला. रियलिटी भी यही है. क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली किसी चीज को करते हैं, हम माइंड में बहुत कुछ सोचते हैं और हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन जब हम डायरी पे कुछ लिखते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी लाइफ में यूज करती हैं एंड दैट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, तो डेफिनेटली फाउंडर्स के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि क्लैरिटी आएगी. और कहते हैं ना, जिसका गोल क्लियर हो, जिसका लक्ष्य तय हो, वो मंजिल तक पहुंचता ही है. तो अगर आपके गोल इमोशनली क्लियर है, आपके गोल मेंटली क्लियर है, आपके गोल फिजिकली क्लियर है, और आपके गोल आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी को लेकर क्लियर है कि मैंने यहां से शुरू किया है, मुझे यहां पहुंचना है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढूं,
कैसे वाले पॉइंट को पकड़ लिया वो भी प्रैक्टिकली, तो आई थिंक आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाएंगे और एक्सपर्ट बनने की जो जर्नी है वो शुरू हो पाएगी अपने सेक्टर में, अपने फील्ड में, जो भी आप करते हैं और करना चाहते हैं। मैम एट द लास्ट कुछ आप ऐसा बताना चाहेंगी जो जैसे कि आपने भी बहुत सारी चीजें बताई जो प्रैक्टिकल टिप्स पे बेस्ड थी और लाइफ में सच में वो इम्प्लीमेंट की जाने वाली बातें हैं, और हम लोग जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा था ना, वी नो एवरीथिंग। शायद आपके टिप्स भी कई लोग सुनकर बोल रहे हो कि यार मैं तो पहले से जानता था ये चीज जो मैम ने कहा, बट प्रॉब्लम यही है हम जानते हैं बट यूज नहीं करते, है ना। प्रॉब्लम यही है हमारे साथ, हम जानते तो हैं, हमसे किसी ने कहा जरूर है कि डायरी बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, अपने गोल्स को लिखो, फोकस्ड रहो, क्लियर रहो, डिमोटिवेट मत हो, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, बट फिर भी हो जाते हैं। किसी ने हमसे, अगर हम एक 5,000 रुपए की बहुत अच्छी प्यारी सी ड्रेस लेकर आए हैं, गर्ल्स के साथ और मेन के साथ भी ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, बहुत अच्छी ड्रेस लेकर आए और हम रास्ते में हमारे फ्रेंड ने बोला ओ माय गॉड तुमने क्या पहना हुआ है, इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया उसने हमें। अब हम क्या बोलते हैं, इसको कुछ सेंस नहीं है, कुछ मेंटालिटी नहीं है, कपड़े खरीदने नहीं आते, मुझे ज्ञान दे रहा है। बट हम जब भी जाते हैं रास्ते में ना, जहां जहां जिस जिस कार का या बाइक का मिरर हमें दिखेगा, अपने आप को हम जरूर देखते हैं, यार सच में ड्रेस खराब थी क्या, क्या कोई प्रॉब्लम थी क्या। अगर हम वॉशरूम में जाएंगे तो पहला हमारा मोटिव वॉशरूम नहीं मिरर होता है, ऐसा क्यों कहा उसने कि ड्रेस खराब है, 5,000 रुपए की ड्रेस थी खराब, मतलब किसी एक आदमी की एक छोटी सी बात ने हमें इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि अब हम पूरे दिन सोच रहे हैं। पता है मैम मजा कहाँ आता है, जब हमें यही सेम बात 4-5 लोग कह देते हैं कि तुम्हारी ड्रेस ना अरे कितनी खराब है, अरे तुमने मतलब क्या पहना हुआ है, क्या सेंस है, तुम्हें कलर चूज करना नहीं आता। यकीन मानिए हमारे साथ ऐसा हो जाता है, हमें वो ड्रेस कितनी ही पसंद हो, लेकिन 5 लोगों ने ऐसा कहा है ना, छठे लोगों का हम वेट नहीं करते, हम उस ड्रेस को लाइफ में कभी नहीं पहनते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कहीं कोई फिर से ना टोक दे। ऑन्टरप्रेन्योरशिप जर्नी में भी ऐसा ही होता है। हम जब भी अपनी जर्नी को शुरू करते हैं तो पहला रिएक्शन क्या होता है हमारे फैमिली बैकग्राउंड से, तुम बिजनेस करोगे, तुम करोगे, पढ़ाई तो की नहीं तुम वहां फेल, जॉब तुमने ढूंढी नहीं तुम वहां फेल, लाइफ में तुम कुछ कर नहीं सकते यार अब तुम बिजनेस करोगे। हम आगे थोड़ा डिमोटिवेशन में, असली मजा जब आता है जब हमारे फ्रेंड हमसे कहते हैं अब तू बिजनेस करेगा, जिसने लाइफ में कुछ भी किया है बट कंप्लीट कभी नहीं किया, डिग्री ज्वाइन की छोड़ दिया, पता नहीं कैसे कैसे पास हो गया गलती से भगवान की कृपा से, और अब तू बिजनेस करेगा। तीसरा मजा जब आता है जब हमारे रिलेटिव हमसे कहते हैं आप क्या करते हो, और हम उनसे कह नहीं पाते कि हम बिजनेस करते हैं। दैट टाइम वी फील शेम, बिकॉज बिजनेस कहूं तो कहीं ये भी ये बात ना सुना दे, होता है ऐसा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाते कि आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम डूइंग बिजनेस। अच्छा क्या बिजनेस करते हो, कहीं मुझसे कोई ये ना पूछ ले, इतना बड़ा फियर होता है माइंड के अंदर, रिलेटिव्स को भी हम शेयर नहीं कर पाते। और जब यही इंसिडेंट लाइफ में कई बार हो जाता है ना, तो जिस बिजनेस को लेकर के हम पैशनेट थे, जिसे लेकर हम इतना मोटिवेट थे, जिसके लिए हम शायद कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, हमने अपने कैरियर की जो जो अच्छी जॉब हमें मिल सकती थी हमने वो छोड़ दिया, हमने लाइफ में जो अचीव करना था एक मिड रेंज पर होकर के या बेहतर होकर के, हमने वो छोड़ा, सेक्रीफाइसेस बहुत सारे किए, एंड एट द लास्ट वी आर फीलिंग लाइक दैट अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ड्रेस तो हम मैम दूसरी ले आएंगे, कलर हम चेंज कर लेंगे, बट जो लाइफ के 5 साल चले जाते हैं, 4 साल चले जाते हैं, 3 साल चले जाते हैं, इन छोटी छोटी स्टूपिड बातों को सुन करके, क्योंकि मैं बहुत फोकस था, मैं प्रोफेशनल था, मैं बहुत एक्सपीरियंस था, ऐसा हमें लगता है जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं। लेकिन जब हम करना स्टार्ट करते हैं और जब हमें ऐसे लोग डिमोटिवेट करते हैं, तो इमोशनली और जो हमारी मेंटली जो स्थिति हो जाती है, जो कंडीशन हो जाती है, इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, इतनी इन्फ्लुएंस हो जाती है कि लाइफ में ना हम चाह करके भी बाउंस बैक नहीं कर पाते, लेकिन चाहते हैं बाउंस बैक करना। तो ऐसे लोग जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट आते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों की बातों के कारण, कुछ लोगों की बेकार बातें मैं कहूंगा इन्हें, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो किस गोल को अचीव करना चाहता है, वो नहीं जानते इसका ड्रीम क्या है, वो नहीं जानते इसका पैशन क्या है, वो नहीं जानते कि ये लाइफ में क्या सोच रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, अपनी एडवाइस देकर चले गए। और इंडिया में कुछ फ्री में होना हुआ एडवाइसेस फ्री में मिलती है,
और अच्छी बात यह है, एक प्रोफेशनल एडवाइस फ्री में नहीं देता। जिसे उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है उसके पास ज्यादा एडवाइस है। समझ रहे हैं ना आप? अगर आप एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है तो आपसे कोई एडवाइस नहीं पूछेगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि आपको बहुत चीजें पता होंगी। क्या पता आप उसकी सच्चाई उसको बता दो, उसके अंदर फियर भी है। लेकिन वो ऐसे पर्सन से पूछेगा जिसे ना बिजनेस की नॉलेज है, ना जिसे इमोशनल का एबीसीडी भी पता है, ना जिसे ये पता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है। और वो उसकी राय सुन करके बेचारा इतना डिमोटिवेट हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उस टाइम तो आई थिंक उसे सच में जरूरत है इमोशनली इंटेलिजेंट होने की। तो एट द एंड ऐसे लोगों के लिए जो पैशनेट है, जो फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन लोगों को इन सिचुएशन से कैसे ओवरकम आना चाहिए और कैसे वो लाइफ में बेहतर कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा टिप्स मिल जाए ना उन्हें, जो वो आज से, अभी से फॉलो करें, और वो भी ये महसूस करें, हाँ बिल्कुल, मतलब ये वीडियो देखना फ्रूटफुल रहा और अब बहुत अच्छा था, अब मैं लाइफ में यूज करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, और अब किसी की भी बात को सुनकर नेगेटिव तो नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जो करता हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ वो बेस्ट है। मेरा ड्रीम मैं जानता हूँ, मुझे पता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आप बताइए एट द लास्ट, जो शायद लास्ट, कहते हैं ना कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखना चाहिए, तो मजबूर कर दे, और जिन लोगों ने वीडियो बीच में स्किप किया हो उन्हें समझ में आए कि यार मुझे स्किप नहीं करना चाहिए। आई रियली लाइक कि आप समराइज बहुत अच्छे से करते हैं। आई रियली लाइक दैट क्वालिटी इन यू। बाकी रहा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करना जो दूसरों की बातें सुन के डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और उनको सबसे पहले तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बहुत जरूरत है। अभी कॉन्फिडेंस डेवलप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है। आप एक्सटर्नल वैलिडेशंस को ध्यान नहीं देके, बाहर की तरफ ध्यान नहीं देके, अंदर की जो करनी है सबसे पहले तो उसके लिए आपके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए कि मुझसे कोई कुछ भी बोले तब भी वो मुझे फर्क नहीं करता। वो एक बैलेंस फ्रॉम विद इन होना चाहिए। तभी आप जिंदगी में आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और तभी आपको प्रोडक्टिविटी भी दिखेगी। तो आप ये बैलेंस कहाँ से क्रिएट करेंगे और कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिस करिए। आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, आपके अंदर जो खलबली मच जाती है जब आपको कोई कुछ बोलता है, जब आप सेंसिटिव हो जाते हैं क्रिटिसिज्म के तरफ, तब आप अंदर फोकस करिए कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं होना चाहिए, या अगर हो रहा है तो मैं इसे एक्नॉलेज कर रही हूँ कि हाँ मुझे हो रहा है और अब मुझे इससे अपने आप को डिटैच करना है। तो डिटैचमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, या योगा प्रैक्टिस करें, या 10 मिनट का रोज का एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, या स्लीप प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस ऑडियो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहां से आप कुछ डाउनलोड करके रात को सोते समय आप कान में डाल के सुनेंगे, तो सुबह में जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे। और जो मैं करती हूँ, मैं दो दो चीजें करती हूँ। एक, सुबह में जब मैं उठती हूँ, उठते ही बेड पे ही आई से थैंक यू टू एवरीवन, say thank you to all people in my life, say thank you to all the progress that I have got till now। मैं थैंक यू उन सारे चीजों और सारे सिचुएशंस को भी बोलती हूँ जो बन के आती है मेरे लिए एज अ चैलेंज। तो जब आप एक्नॉलेज करते हैं ना, तो आपका जो अंदर का जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो एक्साइटमेंट में चेंज होता है, वो इमोशन बदलता है। और एक्साइटमेंट इमोशन तो हम सबको चाहिए। सो एक ये चीज करती हूँ, और दूसरा, सोने से पहले मेरे अंदर एक एटीट्यूड डेवलप किया है जिसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। उन सारे लोगों को, उन सारे सिचुएशंस को माफ करिए जिन्होंने आपको डिस्टर्ब किया है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो इग्नोरेंट आपकी तरह। So let them be ignorant. Don't take their ignorance personally. Don't take things personally.
माफ करिए और ग्रैटिट्यूड दिखाइए कि आपको जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, वो बहुत अच्छा है और आप उससे और आगे बेहतर जाना चाहते हैं। तो आप जाएँगे, तब जा पाएँगे जब आप ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड और फॉरगिविंग को अपने जीवन में किसी भी रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी में आप जाइए, वहां पर भी इस बात के बारे में बहुत कुछ बता रखा है कि आप सबसे पहले ये चीज नोटिस करना स्टार्ट करें कि लाइफ में ईश्वर ने, भगवान ने आपको क्या दिया है, आप उसका शुक्रिया अदा करें। और सेकेंडली, आप इस चीज को हमेशा माइंड में रखें कि जो लोग आपसे कह रहे हैं, कहने दीजिए, उन्हें माफ कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप किसी को माफ करते हैं तो शायद आप बहुत सारी चीजों को कहते हैं ना, हासिल कर लेते हैं। और एक कहावत बहुत फेमस है हर किसी के लिए, जो व्यक्ति गम को खाता है, गम यानी कि जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो जैसे बर्दाश्त कर लेता है, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं है कि बर्दाश्त करके आप पागल हो जाएं, मैड हो जाएं। बर्दाश्त करने का मतलब ये है कि आप उससे ओवरकम करना सीखें। जैसा कि अभी हमारे साथ में लीना सोनेजा ने बहुत सारे ऐसे टिप्स को शेयर किया, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल मेथड को शेयर किया कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशन आएंगी, इंसिडेंट होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उन इंसिडेंट से आपको ओवरकम करना है, आपको निकलना है, आपको बाउंस बैक करना है। इमोशनली हम सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे, लेकिन उस डिस्टरबेंस से ऊपर उठना है। और उनके टिप्स को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमसे शेयर किया। तो आज से, अभी से फॉलो करना शुरू कीजिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपके पास एटलीस्ट ऐसा माइंडसेट आ चुका है कि अब आप उस भीड़ में नहीं है जो 9 to 5 की जॉब के लोग हैं। आपको पता है, अरबों खरबों की ये दुनिया, कहते हैं 600 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस धरती पे रहते हैं, बट कितने ऐसे एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हैं जिनको आप जानते हैं? गिनती के लोग। कितने ऐसे लोग हैं जो बिलियनियर्स कम्युनिटी में आते हैं? गिनती के लोग। तो आप भी उन लोगों में शामिल हो चुके हैं, आप भी उन लोगों में आ चुके हैं जो शायद कल को एक बिलियनियर बन सकता है, एक मिलीनियर बन सकता है। और मैं ये मानता हूं, मिलीनियर बने या ना बने, बिलीनियर बने या ना बने, लेकिन आपकी जो अचीवमेंट है, आपकी जो सक्सेस है, जो सेटिस्फैक्शन है, उस जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। आप अपने ड्रीम को फॉलो करने लगे हो, आप अपने पैशन को फॉलो करने लगे हो। क्योंकि अभी तो कई लोगों को यही नहीं पता कि उनका ड्रीम क्या है, उनका पैशन क्या है। उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। 34 की एज है, 45 की एज है, 55 की एज है, 60 की एज है, एंड दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, मैंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया, मुझे क्या अचीव करना है। और 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 17 की उम्र में, इवन अगर आपने 35 की उम्र में भी अगर ये रियलाइज कर लिया है, तो आप बहुत यंग है। एक प्रोफेसर थे हमारे, मैंने उनसे पूछा कि सर, व्हाट इज योर एज? तो कहते हैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा रिप्लाई होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आई एम जस्ट 15 ईयर्स। मैंने कहा सर, आर यू मैड, आर यू किडिंग विथ मी? सर, आपकी उम्र मोर देन 55 होगी। कहता अच्छा एक बात बताओ, मैं प्रोफेसर कब बना? तो मैंने कहा सर, आपको पता होगा आप कब बने, कब बने आप? तो कहते हैं कि मैं प्रोफेसर बना हूँ अराउंड 28, 26। तो अभी मेरी एज, अब तू कैलकुलेट करके देखो, 30 की एज में मैं एक प्रोफेसर बना हूँ, और अभी मेरी एज जो हो रही है 45 एक्यूरेट हो रही है। तो मैं 15 साल का हुआ ना, सो आई एम टू यंग। मैंने कहा ओ माय गॉड सर, सीरियसली दिस इज द चेंज द होल डेफिनेशन ऑफ एज। तो रियलिटी यही है। अभी आपने अपने बिजनेस को शुरू किया है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, अभी आप एक बच्चे की तरह हो, सीख रहे हो। और एडल्ट जब आप बनोगे ना, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। आप जब एक मैच्योर बनोगे ना, डेफिनेटली यू विल बी अ बिलियनियर, मिलीनियर। और इतनी अचीवमेंट तो आप हासिल कर लोगे, कल को स्टोरीज आप बता सको। तो अपनी स्टोरीज, अपनी कहानियां खुद लिखिए और समझिए कि प्रैक्टिकली आप उन मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं। शुक्रिया अदा मैं आपका कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच लीना सलैया जी, आपने हमारे साथ इतने सारे टिप्स को शेयर किया, इतनी सारी बातों को बताया। हाँ, आपने इमोशनली इंटेलिजेंस के जो टॉपिक को कवर किया ना, सीरियसली टेक्निकल ना होकर के प्रैक्टिकल मेथड्स की बात की। आपने उन बातों को बताया जो हम लाइफ में शायद आज से ही यूज कर पाए। शायद ये वर्ड कहना शायद गलत ही होगा,
2 बार मैंने रिपीट कर दिया, तो शायद वर्ड को मैं लाइफ से हटा दें और आज से फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि जो बातें इन्होंने हमसे बताई हैं एक प्रोफेशनली मेंटोर, एक एक्सपर्ट होने के नाते बताई हैं। और एक एक्सपर्ट अगर कोई बात को कहता है तो जाहिर सी बात है कि एक्सपर्ट बनने की जो जर्नी है वो आसान नहीं होती। कई चीजों को वो हिट एंड ट्रायल करता है, प्रैक्टिस करता है, पढ़ता है और समझता है, और जब वो इस बात को कहता है तो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो उस इम्पैक्ट को समझिए, फॉलो करना शुरू कीजिए और इस तरीके से हमारे सेशन को देखते रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम ऐसे प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स के जो माइंड में है, जो उनकी खुद की जर्नी है, जो उनके खुद के लर्निंग पॉइंट्स रहे हैं, वो आपके साथ में शेयर करें। तो जैसा कि लीना सुनेजा एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक एक्सपर्ट, एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर भी है, तो कहीं ना कहीं सिमिलर कम्युनिटी है और उन्होंने अपने नॉलेज को आपके साथ में शेयर किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको भी आज से फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन जो आपने पूरे इस ट्यूटोरियल को देखा, इस वीडियो को देखा, इस सेशन को देखा। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, इसे शेयर करना ना भूलें हर उस एंटरप्रेन्योर के साथ, हर उस बिजनेस मैन के साथ, और ऑफ कोर्स वीमेन के साथ भी जो अपने बिजनेस को शुरू करना चाहती हैं, जो अपनी जर्नी को शुरू करना चाहती हैं। उन्हें मोटिवेट कीजिए कि लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन उससे आगे बढ़ना है, आगे लड़ना है। और कहते हैं ना, जो आदमी कोशिश करता है वो कभी हारता नहीं है। तो कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, हमारे लाइफ प्रोसेस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।